हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज सैफ अली एंड वेलकम टू M2S क्लासेस। आई होप आप सब बेहतर होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th बायो चैप्टर फर्स्ट और जैव प्रक्रम का लेक्चर 6 है। ठीक है, जो लेक्चर 6 हमारा है वो है लेक्चर 6 में हम पढ़ेंगे मनुष्यों में पोषण। ठीक है, लेक्चर 5 में उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो लेक्चर 5 में मनुष्यों में पोषण जो था, ठीक है, उसकी हम 2-3 टॉपिकों को पढ़ लिए थे। तो लेक्चर 6 में बाकी भी टॉपिकों को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन से जा करके उस लिंक को ले सकते हैं, देख सकते हैं वहां से, या तो प्लेलिस्ट खोल लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मनुष्यों में पोषण जो है हमने पहले पढ़ चुका था मुख और मुख गुहिका, इसमें दांत और जीभ के बारे में हमने अच्छे से बताया था। दूसरी थी ग्रास नली, ग्रास नली में हमने निगल द्वार और उसके बाद जो श्वास नली थी इसके बारे में हमने बताया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ग्रास नली। ठीक है, आज हमारी टॉपिक रहेगी ग्रास नली। आज हम पढ़ेंगे ग्रास नली के बारे में। चलिए जानते हैं ग्रास नली। ग्रास नली क्या है? ग्रास नली देखिए, उससे पहले क्या आता है? ग्रसनी। ठीक है, तो ग्रसनी का अंतिम सिरा ग्रास नली में आके खुलता है। ठीक है, ग्रसनी का अंतिम सिरा ग्रास नली में आकर के खुलता है और ग्रास नली की जो लंबाई होती है वो लगभग में 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, लंबाई इसकी 25 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई नहीं होती क्योंकि ये नलिका आपस में चिपकी हुई होती है। ठीक है, अब देखिए ग्रास नली बनाते हैं। ये इस तरह से ग्रास नली बनी। ठीक है, तो ग्रास नली हुई। अब ग्रास नली की जो पूरी लंबाई है वो लगभग में 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ग्रास नली का काम होता है कि ग्रसनी, ठीक है, ग्रसनी, तो इसके ऊपर जो ग्रसनी होगा उस ग्रसनी से जो भी भोजन प्राप्त होंगे उनको अगले भाग में पहुंचाना। ठीक है, यानी ग्रसनी से भोजन को लेकर के अगले भाग में पहुंचाना, जो भी आगे वाला भाग होगा उसके पास पहुंचाना। ठीक है, ये हो गया 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और दूसरी चीज ये कि जो इनके ऊपर एक पतली सी झिल्ली लगी होती है जिसे हम कला कहते हैं। ठीक है, पतली सी झिल्ली लगी होती है उसे हम कहते हैं श्लेष्म कला, उसे हम कहते हैं श्लेष्म कला। और श्लेष्म कला जो होती है वो श्लेष्म को रिलीज करती है, श्लेष्म को स्रावित करती है, और श्लेष्म की वजह से जो भोजन होता है वो आसानी से फिसलता हुआ अगले भाग में चला जाता है। जो भी भोजन हम ग्रहण करेंगे वो आसानी से फिसलता है, और फिसलने में क्या होता है? श्लेष्म सहायक होता है। देखिए, क्योंकि हम केवल अपने यहाँ कंठ तक, जो यहाँ तक की चीजें होती है बस यहाँ तक हम निगल लेते हैं भोजन को। अब उसके बाद जो अंदर भोजन ग्रहण जाता है, अंदर की तरफ जो भोजन जाता है, हम उसमें कोई भी योगदान नहीं लगाते, कोई भी प्रेशर, कोई भी जोर नहीं लगाते। तो उसमें क्या होता है, जो श्लेष्म होते हैं ना, उस भोजन को सरकाते चलते हैं, वो फिसलते चलते हैं। ठीक है, और भोजन की जो गति होती है, ठीक है, जो यहाँ पर भोजन की गति होती है उसे हम कहते हैं क्रमानुकुंचन गति, उसे हम कहेंगे क्रमानुकुंचन गति। ठीक है, अब क्रमानुकुंचन जो गति होती है, जैसे देखिए आप कभी देखे होंगे सांप जो होते हैं जब वो भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो वो जो भोजन ग्रहण करते हैं और अंदर की तरफ अपने बॉडी के अंदर जब ले जाते हैं तो वो गति क्रमानुकुंचन कहलाती है। क्रमानुकुंचन गति में यानी भोजन जहां पर, ठीक है, जिस जिस भाग में भोजन रहेगा वो भाग फूला हुआ रहेगा। ठीक है, भोजन उपस्थित होने के कारण फूला हुआ रहेगा, और फिर वो भोजन जब आगे की तरफ जाएगा तो जब आगे की तरफ जाएगा तो जहां पहुंचेगा वो भाग फूल जाएगा, और पहले जहां था वो फिर अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे क्रमानुकुंचन गति। और हमारे जो पूरा हमारा पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र के जितने अंग हैं, जब भी वो भोजन गुजरेगा, जहां से भी भोजन वो गुजरेगा, तो जो गुजरने की क्रिया होती है क्रमानुकुंचन गति होती है। ठीक है, क्रमानुकुंचन गति के द्वारा ही हमारा भोजन पूरे शरीर में गति करता है। ठीक है, क्रमानुकुंचन गति हो गई श्लेष्म कला। ठीक है, अब जो हमारा जो ग्रहणी होती है, ठीक है, ये जो हमारी ग्रहणी थी, सॉरी ग्रास नली, ठीक है, ये जो हमारी ग्रास नली थी, तो ग्रास नली का अंतिम सिरा जो होता है वो हमारे ग्रास नली का अंतिम सिरा जो होता है वो हमारे अमाशय में खुलता है। ठीक है, देखिए अमाशय, ठीक है, ये हमारी हो गई ग्रास नली। ठीक है, और ये हो गया हमारा आमाशय, ये हो गया अमाशय। ठीक है, अमाशय जानते हैं, अमाशय की जो लंबाई होती है, पहले लंबाई जान लेते हैं। लंबाई जो होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, और जो चौड़ाई होती है वो होती है 7 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई जो इसकी जो लंबाई होती है पूरी वो 25 से 30 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई होती है इसकी 7 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। अमाशय किसे कहेंगे? अमाशय एक मांसल थैलेनुमा संरचना है, सॉरी मांसल थैलेनुमा और संकुचनशील संरचना है। ठीक है, जो ग्रहण किए हुए भोजन को संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं।
ठीक है, और उनके अंदर HCl मिला करके उन्हें लेई जैसा बना देते हैं, चिपचिपा बनाते हैं, लेई जैसा बनाते हैं, उनको गला देते हैं और आंशिक रूप से पाचन भी करते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए आमाशय। अब आमाशय के भाग जान लेते हैं। आमाशय हो गया, आमाशय एक मांसल थैलेनुमा संकुचनशील संरचना है। इसकी लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। इनका मुख्य कार्य होता है ग्रहण किए हुए भोजन को संग्रहित करना, इकट्ठा करना। ठीक है, स्टोर रूम की तरह काम करते हैं, इकट्ठा करना और उनके अंदर HCl मिला करके उन भोज्य पदार्थों को, भोजन के कणों को एकदम चिपचिपा बना देना, लेई जैसा। ठीक है, एकदम चिपचिपा बना देना और जिससे कि वो एकदम आसानी से अंदर ग्रहण हो सके, गल सके। ठीक है, भोजन को गला देते हैं HCl के प्रभाव से। अब इनके भाग जान लेते हैं। तो आमाशय के जो होते हैं 4 भाग होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आमाशय के 4 भाग होते हैं। पहला भाग जहां पर ये, ठीक है, आमाशय का जो पहला भाग होता है जहां पर हमारी ग्रहणी जो ग्रास नली जो होती है वो आकर के खुलती है, उसे हम कहते हैं कार्डियक। ठीक है, उसे हम कहेंगे कार्डियक भाग। ठीक है, और जहां पर ये मिलती है इस छिद्र को हम कहेंगे कार्डियक छिद्र। ठीक है, इस भाग को कहेंगे कार्डियक छिद्र और इस पूरे भाग को हम कहेंगे कार्डियक भाग। ठीक है, दूसरा होता है, दूसरा भाग जो है ऊपर की तरफ इससे, ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ संरचना बना हुआ ये भाग है, इसे हम कहेंगे फंडस, इसे हम कहेंगे फंडस। ठीक है, अब देखिए ये जो नीचे की तरफ, ठीक है, अब ये नीचे की तरफ जो बचा हुआ है, ठीक है, ये नीचे की तरफ जो ये मतलब इधर की संरचना जो बची है, नीचे की तरफ जो संरचना बनी हुई है, इसे हम कहेंगे पाइलोरिक। और लास्ट की ये जो बीच वाली पूरी संरचना बची, इसे हम कहेंगे शेषाग्र, इसे हम कहेंगे शेषाग्र। ठीक है, शेषाग्र हो गया। अब आगे जानते हैं, देखिए अब ये कार्डियक हो गया, ठीक है, फंडस हो गया, शेषाग्र हो गया और पाइलोरिक हो गया। अब जानते हैं जो आमाशय होता है, ठीक है, ये आमाशय की जो दीवारें होती हैं वो HCl को रिलीज करती हैं और बाकी और एंजाइमों को रिलीज करती हैं। ठीक है, अब इन एंजाइम जो है इनके हम ग्रंथियों के बारे में जब ग्रंथि पढ़ेंगे, ठीक है, पाचन ग्रंथियां, तो वहां पर इनको समझ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भोजन जो होता है वो क्या होता है, एकदम मुलायम हो जाता है। ठीक है, लेई जैसा एकदम चिपचिपा मुलायम हो जाता है और वो फिर यहाँ से फिर भोजन कुछ देर यहाँ पर ठहरने के बाद फिर वो भोजन आगे की तरफ गति करता है। ठीक है, जब आगे की तरफ भोजन गति करता है तो ये जो नलिका होती है, आमाशय का जो अंतिम भाग होता है, ठीक है, अंतिम भाग जो पाइलोरिक होता है, यानी आमाशय का अंतिम भाग जो पाइलोरिक होता है वो खुलता है ग्रहणी में। ये भाग हमारा है ग्रहणी। ठीक है, ये भाग हमारा है ग्रहणी। ठीक है, ये जो ग्रहणी, ठीक है, सॉरी, देखिए आमाशय की जो संरचना होती है, ठीक है, संरचना होती है वो जे आकार की होती है। याद रखिएगा, आमाशय की संरचना जो होती है वो जे आकार की होती है और ग्रहणी की जो संरचना होती है वो, इसकी जो संरचना होती है, संरचना इसकी जो होती है सी या यू आकार की होती है। ठीक है, ग्रहणी की जो संरचना होती है सी या यू आकार की होती है। ठीक है, तो ग्रहणी देखिए, कभी कभी ग्रहणी जो होता है ना वो छोटी आंत का भाग मान लिया जाता है। कभी कभी हम छोटी आंत के भाग में पढ़ते हैं, कभी कभी ग्रहणी को हम सिंगल पढ़ लेते हैं, अकेले पढ़ लेते हैं। तो ग्रहणी में क्या होता है, देखिए इनके ऊपर, ठीक है, ग्रहणी के ऊपर, ठीक है, इनकी दीवारों पर, इनकी सतहों पर, ठीक है, ब्रूनर ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, इनकी सतहों पर जो ग्रंथि होती है उसे हम कहते हैं ब्रूनर ग्रंथि। इनकी सतहों पर ब्रूनर ग्रंथि पाई जाती है और ब्रूनर ग्रंथि जो होती है वो श्लेष्म को रिलीज करती है, श्लेष्म को स्रावित करती है, अधिक मात्रा में श्लेष्म को स्रावित करती है। इससे क्या होता है कि जब हमारे आमाशय से भोजन निकलते हैं तो श्लेष्म की वजह से, ठीक है, यहां से उनकी गति जो होती है वो अच्छे से चलती रहे। ठीक है, तो ग्रहणी जो होती है इसकी जो आकार होता है वो सी या यू आकार का होता है और ग्रहणी की सतह पर ब्रूनर ग्रंथि पाई जाती है जो कि अत्यधिक मात्रा में श्लेष्म को स्रावित करते हैं। और जो ग्रहणी की लंबाई होती है, ठीक है, वो 25 सेंटीमीटर होती है। जो ग्रहणी की लंबाई है इसकी भी लंबाई जो होती है वो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ग्रहणी की भी लंबाई जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो यहां तक हमने जान लिया। फिर से एक बार देख लेते हैं। अब इससे पहले क्या था, जो हमने पहले देखता है ग्रास नली। ग्रास नली क्या होता है कि ग्रास नली जो है वो ग्रसनी का अंतिम सिरा ग्रास नली में आकर के खुलता है। ग्रास नली की लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है।
और इसके अंदर जो भोजन होता है वो क्रमानुकुंचन गति करता है और इनकी सतहों के ऊपर श्लेष्म कला पाई जाती है जो कि भोजन को फिसलने में सहायक करती है। और यह इनका अंतिम सिरा ग्रासनली का अंतिम सिरा आमाशय में आकर के खुलता है और आमाशय का कार्य होता है भोजन को एकत्रित करना। ठीक है, भोजन को एकत्रित करना। और आमाशय क्या है? आमाशय एक मांसल थैलेनुमा संकुचनशील संरचना है। ठीक है, जो भोजन को एकत्रित करते हैं। ठीक है, उसके साथ आमाशय के 4 भाग होते हैं। ठीक है, जहाँ पर ग्रास नली आकर के खुलती है उसे हम कहते हैं कार्डियक भाग। इसके ऊपर वाला भाग जो होता है उसे हम कहते हैं फंडस। और जहाँ पर ये ग्रहणी वाले भाग में खुलती है उसे हम कहते हैं पाइलोरिक। ठीक है, और बीच का जो बचा हुआ पूरा भाग होता है उसे हम कहते हैं शेषाग्र। ठीक है, अब आमाशय की जो लंबाई होती है लगभग में 25 से 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो होती है वो 7 से 10 सेंटीमीटर और इसकी संरचना जो होती है जे आकार की होती है। ठीक है, आगे है ग्रहणी। तो अब आमाशय का जो अंतिम सिरा होता है पाइलोरिक, आमाशय का अंतिम सिरा जो पाइलोरिक होता है वो ग्रहणी में खुलता है। ग्रहणी की जो लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर होती है। इसका आकार जो होता है सी या यू आकार का होता है। ठीक है, और आमाशय के अंदर ब्रूनर ग्रंथि पाई जाती है और ब्रूनर ग्रंथि जो होती है वो श्लेष्म को स्रावित करती है, श्लेष्म को रिलीज करती है। ठीक है, अब उस श्लेष्म की वजह से जो भोजन होता है उनके अंदर चिपचिपापन ज़्यादा हो जाता है, फिसलन ज़्यादा हो जाती है और उसी श्लेष्म की वजह से वो आसानी से भोजन क्या होता है, हमारे छोटी आंत बड़ी आंत सारी जगहों पे वो आसानी से गति करते रहते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं इनके बाद। ठीक है, ग्रहणी हो गई। ग्रहणी के बाद आज हम पढ़ेंगे फिर छोटी आंत। ठीक है, देखिए छोटी आंत क्या होती है भाई? देखिए इससे पहले हमने पढ़ा ग्रहणी। ठीक है, तो ग्रहणी का अंतिम सिरा जो होता है वो छोटी आंत में आकर के मिलता है। नाम है छोटी आंत, लेकिन ये बड़े होते हैं। ठीक है, छोटी आंत जो है इसकी लंबाई जो होती है, ठीक है, लंबाई जो होती है, लंबाई जो होती है लगभग में 6 से 7 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई जो होती है लगभग में 6 से 7 मीटर तक लंबी होती है। ठीक है, तो ग्रहणी का अंतिम सिरा हमारी छोटी आंत में आकर के मिलता है। छोटी आंत की लंबाई लगभग में 6 से 7 मीटर तक की होती है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई जो होती है वो होती है चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर तक होती है चौड़ाई इसकी। ठीक है, अब जानते हैं कि छोटी आंत के 2 भाग होते हैं। ठीक है, इसके भाग की बात करें तो इसके भाग होते हैं 2। एक होता है जेजुनम, पहला होता है जेजुनम और दूसरा होता है इलियम। ठीक है, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम। ठीक है, कभी कभी जो हमारी ग्रहणी होती है इसे मान लेते हैं। ठीक है, ग्रहणी को भी मान लेते हैं, लेकिन ग्रहणी अगर अलग से पढ़ें तो इनको 2 भाग होते हैं। इनके भाग 2 होते हैं, जेजुनम और इलियम। अब जानते हैं जेजुनम और इलियम क्या है। ठीक है, देखिए ये हमारा ग्रहणी बना, इस तरह से सी या यू आकार की जो संरचना ग्रहणी बनेगी। अब ये ग्रहणी से यहीं से निकल करके चलेंगे ऐसे। ठीक है, ये संरचना चलेगी इस तरह से, इसे हम कहेंगे छोटी आंत। इस तरह की संरचना बन के चलेगी डबल रूप में। यह संरचना जो इस तरह से कुंडलित रूप में रहेगी इसे हम कहेंगे छोटी आंत कहेंगे। ठीक है, अब देखिए छोटी आंत के जो 2 भाग हैं जेजुनम और इलियम। ठीक है, तो जेजुनम क्या होता है? जेजुनम जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, जेजुनम जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है और ये कम कुंडलित होता है। ठीक है, जेजुनम जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है और कम कुंडलित होता है और इलियम जो होता है वो नीचे की तरफ। ठीक है, इलियम जो होता है वो नीचे की तरफ होता है और अत्यधिक कुंडलित होता है। बस दोनों में यही अंतर है। जेजुनम जो होता है वो ऊपर की तरफ कम कुंडलित नलिका होती है और इलियम जो होता है वो नीचे की तरफ इसकी जो कुंडलन होती है वो अधिक होती है। कम कुंडलन जेजुनम, अधिक कुंडलन इलियम। ठीक है, अब आगे जानते हैं छोटी आंत के बारे में। ठीक है, छोटी आंत जो होती है इनके अंदर, ठीक है, छोटी आंत की जो संरचना होती है इनके अंदर बहुत छोटे छोटे उंगली के समान रसांकुर पाए जाते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारी छोटी आंत बनी, इसकी संरचना हो गई छोटी आंत की। तो अब इनके अंदर, ठीक है, इस तरह से बहुत छोटे 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 संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं रसांकुर। इन्हें हम कहते हैं रसांकुर कहते हैं। ठीक है, रसांकुर क्या होते हैं भाई? ये रसांकुर हो गए। रसांकुर जो होते हैं हमारे भोजन के अंदर जो भी पोषक पदार्थ होते हैं उनको अवशोषण करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे हमने जो भी भोजन ग्रहण किया तो भोजन इनके अंदर इस तरह से, छोटी आंत के अंदर इस तरह से गति करते हैं। तो जब ये गति करते हैं भोजन तो हमारी जो विल्ली होती है, रसांकुर होते हैं,
विल्ली जो होते हैं इस विल्ली के अटैच में आते हैं, विल्ली के संपर्क में आते हैं और विल्ली जो होती है वो भोजन को अवशोषित कर लेती है, भोजन के अंदर जो भी पोषक पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित कर लेती है। अब एक विल्ली की संरचना देखें तो जो एक विल्ली होती है ये इस रूप में बनी होती है, ठीक है, ये इस रूप में बनी होती है, एक विल्ली जो होती है इस रूप में संरचना इसकी बनी होती है। अब ये सतह हो गया, ठीक है। अब इनके ऊपर होता है, इसके अंदर महीन 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 सा केश नली होती है, ठीक है। अब जब कभी भी भोज्य पदार्थ, ठीक है, इनके संपर्क से जाते हैं तो इनके संपर्क में जो भी पोषक पदार्थ होंगे, जो भी ग्लूकोज होगा, ये उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है, अवशोषित करते हैं। अब अवशोषण के बाद जो केशनली होती है, महीन सी जो केशनली होती है, इस केशनली के अंदर जो हमारा रक्त होता है वो परिवहित होता रहता है, रक्त का सर्कुलेशन होता रहता है। तो अब यहाँ पर जो भी मतलब ग्लूकोज आया था वो ग्लूकोज क्या होगा, केशनली के अंदर चला जाएगा और केशनली के अंदर जाकर के केशनली उससे क्या करेगी, जब रक्त में वो ग्लूकोज मिल जाएगा तो वो लेकर के बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है, आगे की तरफ, और आगे की तरफ जाकर के जो हमारी केशनली होती है किसी एक बड़ी नलिका से जुड़ेगी और वो बड़ी नलिका जो होती है वो हमारे पूरे शरीर के अंगों में धीरे धीरे फैल जाती है, आगे जाकर के बढ़ते बढ़ते वो हमारे शरीर के पूरे अंगों में वो फैल जाते हैं। तो इस तरह से जो भी हमने खाया था, ठीक है, उससे जो भी पोषक पदार्थ थे वो हमारे रसांकुर में आ गए और यहाँ से जो हमारे रसांकुर जो विल्ली थे उसके अंदर आ गए। अब उसके अंदर से वो जाते हैं केशनली में और केशनली के अंदर जो रक्त का परिवहन होता रहता है, उस रक्त के परिवहन के द्वारा वो हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुँच जाते हैं। अब ये जो भाग होते हैं, जो मतलब ये जो रसांकुर लेकर जाते हैं, निकलते हैं यहाँ से, जो हमारी ब्लड में जब मिल जाता है तो हमारे शरीर के जिन भागों में, ठीक है, हमारे शरीर के जो भी कोशिकाएं, ठीक है, जिन कोशिकाओं को ग्लूकोज की आवश्यकता होगी, जहां पर ग्लूकोज की कमी है, जहां पर ग्लूकोज की आवश्यकता है, उनको ये ग्लूकोज देते जाएंगे, ठीक है। तो यहां से ग्लूकोज का ट्रांसफर होता है, इस तरह से ग्लूकोज आगे की तरफ गति करता है। तो सबसे जरूरी जो होता है वो होता है हमारा विल्ली होता है, रसांकुर होता है, ठीक है। रसांकुर जो होता है वो भोजन के पचे हुए जो भोजन होते हैं, जिसके अंदर जो पोषक पदार्थ होते हैं, उन पोषक पदार्थों को अवशोषण करने की क्षमता को बढ़ा देता है और वो करीब 600 गुना ज्यादा कर देता है, ठीक है, जिससे कि जो भी हम पोषक पदार्थ ग्रहण मतलब चीजें खाते हैं उनसे जो पोषक पदार्थ मिलते हैं हम उनको अवशोषित कर लेते हैं और ग्लूकोज के रूप में हम अपने सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है हमारी छोटी आंत का, ठीक है। जान लेते हैं एक बार फिर से छोटी आंत। इसकी जो छोटी आंत जो है ग्रहणी का अंतिम सिरा छोटी आंत में आकर के खुलता है, ठीक है, और छोटी आंत जो होती है वो क्या है, इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर तक होती है, चौड़ाई जो होती है लगभग में 2.5 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। इसके 2 भाग होते हैं, ठीक है। छोटी आंत जो होती है हमारी पूरी उदर गुहा में फैली होती है, उदर गुहा यानी डायफ्राम के नीचे वाला जो, ठीक है, उदर गुहा यानी आमाशय के नीचे पूरा फैला होता है। इसके 2 भाग होते हैं, जेजुनम और इलियम। जेजुनम वो होता है जो ऊपर की तरफ होता है और कम कुंडलित होता है, दूसरा है इलियम। इलियम वो भाग होता है जो नीचे की तरफ होता है और अत्यधिक कुंडलित होता है, जो उसका कुंडलन बनेगा जो है छोटी आंत का वो अत्यधिक कुंडलन, तो उसे हम कहेंगे इलियम, ठीक है। अब हमारे ग्रहणी के हमारी छोटी आंत के अंदर विल्ली होते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं, और जो रसांकुर होते हैं विल्ली, ठीक है, रसांकुर जो होते हैं वो हमारे भोज्य पदार्थों के अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषण करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं और करीब 600 गुना ज़्यादा कर देते हैं। ये उनसे ग्लूकोज को ग्रहण करके हमारे रक्त तक पहुंचाते हैं और रक्त वो लेकर के ग्लूकोज को हमारे जो भी कोशिकाएं हैं, जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं जिनको भी ग्लूकोज की आवश्यकता होगी, उन सभी अंगों तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छोटी आंत, ठीक है। तो छोटी आंत का जो अंतिम सिरा होता है, ठीक है, ये हो गया छोटी आंत। अब ये छोटी आंत का जो अंतिम सिरा होता है वो आकर के बड़ी आंत में खुलता है, ठीक है। ये छोटी आंत का जो अंतिम सिरा है ये आकर के हमारी बड़ी आंत में खुलेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी यहाँ से बड़ी आंत, ये बड़ी आंत में आकर के खुलेगा। अब बड़ी आंत के जिस भाग में खुलता है उसे हम कहते हैं सीकम, ठीक है। बड़ी आंत के जिस भाग में आकर के खुलेगा हम उसे कहेंगे सीकम। सीकम भाग होता है जहां पर आकर के हमारी छोटी आंत आकर के खुलती है, ठीक है। ये देखिए बड़ी आंत, बड़ी आंत का जो सीकम भाग होता है उस सीकम भाग से, ठीक है, एक उंगली जैसी संरचना निकली होती है। अब वो जो उंगली जैसी संरचना होती है उसे हम कहते हैं क्रीमीय रूपीय परिशेषिका। जो उंगली जैसी संरचना निकलेगी हम उसे कहेंगे क्रीमीय रूपी परिशेषिका। क्रीमी रूपी परिशेषिका क्या होती है, जब कभी भी भोजन के कण अगर हमारे शरीर में उनका पाचन न हो पाए अच्छे से, अगर भोजन जो कण होते हैं अच्छे से पाचन नहीं हो पाते हैं, जब वो बड़े रूप में रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं,
आकर के हमारी परिशेषिका के अंदर फंस जाते हैं। देखिए ये छोटी आंत का जो अंतिम सिरा है वो भाग किसमें खुलेगा, सीकम में, ठीक है। बड़ी आंत के सीकम भाग में खुलता है, ठीक है। और सीकम भाग से एक उंगली जैसी संरचना निकली होती है, इस तरह से उंगली जैसी संरचना निकली होती है, जिसे हम कहते हैं कृमि रूपीय परिशेषिका या फिर अपेंडिक्स, ठीक है। ये अपेंडिक्स है। और अपेंडिक्स जो है वो हमारे शरीर में अवशेष अंग की तरफ है। ये हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये लाभदायक नहीं है, इससे हमारा शरीर में कोई यूज नहीं होता। ये हमारे लिए क्या है, अवशेष अंग की तरह है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो छोटी आंत जो खुलती है, जिस भाग में खुलेगी हम उसे कहेंगे सीकम, ठीक है। सीकम, कोलेन और रिक्टम। बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत के 3 भाग हैं, ठीक है। बड़ी आंत के 3 भाग हैं, ठीक है। सीकम वो होता है जहां पर छोटी आंत आकर के खुलती है, ठीक है। कोलेन, रिक्टम 3 भाग होते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी बड़ी आंत। बड़ी आंत जानते हैं, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला होता है सीकम, ठीक है। दूसरा होता है कोलन और तीसरा होता है मलाशय। ये रिक्टम, ठीक है। सीकम, कोलन और मलाशय, रिक्टम कहते हैं जिसे। अब देखिए सीकम यानी जो, अब जब हमारे अंदर जो भोजन के कण होते हैं, ठीक है, जो भी भोजन के कण होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी अगर वो अच्छे से ना पचें, ठीक है, जब वो अच्छे से नहीं पचते हैं तो वो आ करके हमारे, ठीक है, सीकम वाले भाग में आते हैं। ये भाग सीकम है, ठीक है, जहां पर ये खुलते हैं इसे हम सीकम भाग कहेंगे। ये सीकम भाग में जब खुलते हैं तो सीकम भाग से भोजन जो होता है वो ऊपर की तरफ गति करता है। लेकिन जो थोड़े भारी कण हो जाते हैं, ठीक है, वो भारी कण क्या होते हैं, हमारी ये परिशेषिका में आकर के एकत्रित होने लगते हैं, ठीक है। घूमते घूमते आकर के ये ऊपर की तरफ नहीं जा पाते हैं। जो भारी कण हो जाते हैं, जिनका पाचन नहीं होता है, वो हमारी परिशेषिका में आकर के एकत्रित होने लगते हैं। और परिशेषिका में जब एकत्रित होते हैं तो परिशेषिका के अंदर पाचन नहीं होता, ठीक है, और वहां पर वो इकट्ठा रहते रहते सड़ने लगते हैं, ठीक है। सड़ने की वजह से परिशेषिका थोड़ी हमारी डिस्टर्ब होती है, खराब होती है, और परिशेषिका वाला भाग जो होता है वो फूलने लगता है। और जब परिशेषिका वाला भाग फूलने लगता है तब हमें दर्द होता है, ठीक है, तब वही रोग बन जाता है, लोग कहते हैं अपेंडिक्स हुआ है, ठीक है। तो अपेंडिक्स के इलाज में क्या करते हैं, अगर आप जब कभी भी ऐसी स्थिति आए किसी के साथ, तो अपेंडिक्स के लिए डायरेक्टली आप डॉक्टर से सलाह लेकर के उसको चेक करा करके ऑपरेशन करा लीजिए, जैसे भी इलाज उसका करा लीजिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब कभी भी अपेंडिक्स के अंदर भोजन के कण जब फंसने लगते हैं, ठीक है, इकट्ठा रहते, ठीक है, जब ये फंसने लगते हैं तो क्या होता है कि अपेंडिक्स हमारी फूलती जाती है, और जब वो ज़्यादा फूलेगी तो फटने का चांस होता है, ठीक है। अगर समय रहते इलाज करा लिए तो ठीक, नहीं तो अगर वो फट गई, ठीक है, फूलते अगर वो फट गई तो फटने से, देखिए अगर ये फटेगी तो इस रूप में फटेगी, तो एक भाग इधर और एक भाग इधर, तो अब यहाँ से जो भी भोजन के कण ऊपर की तरफ गति कर रहे थे वो ऊपर नहीं जाएंगे। यहाँ भाग खुल गया तो सारे भोजन क्या होंगे, नीचे की तरफ यहीं से गति कर जाएंगे। और भोजन के अंदर जब यहीं से गति करने लगेंगे तो भोजन के अंदर जो भी अवशोषण होता था, जल का अवशोषण होता था, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, और हमारे पेट में, उदर गुहा में ही, हमारे उदर गुहा में ही जो भी अवशेष भोजन थे वो वहां पर इकट्ठा होने लगेंगे और हमें समस्या होगी, ठीक है। तो अब जानते हैं हम बड़ी आंत के बारे में। लंबाई 1.5 मीटर तक होती है, ठीक है। अब जो इसके भाग होते हैं, बड़ी आंत के जो भाग होते हैं, देखिए सीकम होता है, कोलन होता है और मलाशय होता है, ठीक है। तो सीकम क्या होता है, जहां पर छोटी आंत आकर खुलती है उस भाग को हम कहेंगे सीकम, और दूसरा है कोलेन। कोलेन जो होता है इसके 4 भाग होते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन कोलन के 4 भाग होते हैं, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं, इसमें पहला जो होता है असेंडिंग मतलब ये असेंडिंग भाग हुआ, यानी जो ऊपर की तरफ चलेगा, असेंडिंग कोलन, ठीक है। दूसरा जो हो गया ट्रांसवर्स भाग जो इस दिशा में चले, ठीक है, यानी यहां से यहां तक ये जो भाग है ये क्या है, ट्रांसवर्स भाग है। और तीसरा जो है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग यानी जब वो नीचे की तरफ गति करेगा, ठीक है। और चौथा है सेगमाइड, सेगमाइड जो होता है वो ये इस दिशा में, जो ये भाग होता है यहाँ तक, ये यहाँ तक की संरचना होती है, ये सेगमाइड है, ठीक है। अब जानते हैं, देखिए कोलन के 4 भाग जो होते हैं, असेंडिंग यानी जो ऊपर की तरफ चढ़ेगा, असेंडिंग, ठीक है। ट्रांसवर्स जो इस तरह से अनुदैर्ध्य तरंग जैसे चलती है ना, अनुदैर्ध्य के रूप में इस तरह से रहेगा, उसे हम कहेंगे
ट्रांसवर्स, ठीक है। और तीसरा जो होता है जब वो नीचे की तरफ चले, डिसेंडिंग, और ये होता है सेगमाइड। ये जो इतना मुड़ा हुआ भाग है ये है सेगमाइड, और ये जो भाग है, ठीक है, ये जो पूरा भाग है, इस पूरे भाग को हम कहेंगे मलाशय, ठीक है। इस पूरे भाग को हम कहेंगे मलाशय, मलाशय है ये, मलाशय, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला जो है ये हमारा है गुदा द्वार, ठीक है। ये लास्ट वाला भाग जो है वो है गुदा द्वार, ठीक है। अब जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये हमने ये भोजन को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ गति कराते हैं, ये क्षैतिज रूप से, ठीक है, ये अनुदैर्ध्य रूप से, और ये नीचे की तरफ, और ये रिक्टम, तो फिर भोजन पहुंचता है हमारे मलाशय में, ठीक है। मलाशय वाला भाग जो होता है, ठीक है, ये इनकी जो सतह होती है, मलाशय जो होता है हमारा, मलाशय की सतह जो होती है इनके ऊपर, ठीक है, मलाशय को देखते हैं तो मलाशय की सतह पे चषक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये इस तरह से जो मलाशय वाला भाग बना, ठीक है, मलाशय के भाग में चषक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये मान लीजिए मलाशय वाला भाग, तो ये मलाशय की जो सतह होता है इसके ऊपर चषक कोशिका पाई जाती है, और जो चषक कोशिका होती है और एक होती है अवशोषण कोशिका, ये दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, चषक कोशिका और अवशोषण कोशिका। चषक कोशिका और अवशोषण कोशिका का काम होता है, अवशोषण कोशिका का होता है कि जो भी भोज्य पदार्थ गति करके हुए हमारे मलाशय तक पहुंचे हुए हैं, ठीक है, रेक्टम तक पहुंचे हुए हैं, तो उनके अंदर जो भी जल है उनको अवशोषित कर लेना, ठीक है। मेन काम होता है इनका जल को अवशोषण करने का, और साथ साथ जो भी थोड़े बहुत पोषक पदार्थ रह जाते हैं उनका अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है। और चषक कोशिका जो होती है वो थोड़े मतलब एक ऐसे पदार्थ का स्रावित करती हैं जो थोड़े जो भी मतलब अवशेष भोजन होते हैं उनको चिपचिपाहट प्रदान करते हैं, ठीक है, उनको चिपचिपाहट देते हैं, उन भोजन को, जो भी बचे हुए भोजन होते हैं उनको लसीला बनाते हैं, ठीक है, लसीला बनाते हैं इस वजह से, ठीक है, लसीला बनाते हैं जिसके कारण जो हमारा गुदा द्वार होता है, जब हमें जो अवशिष्ट भोजन होते हैं, जो अपशिष्ट भोजन है, ये खराब जो भोजन है, उनको गुदा द्वार से त्यागने में आसानी हो, ठीक है, इसलिए वो उनको चिपचिपा बना देते हैं, ठीक है। और इसी चिपचिपाहट की वजह से अगर ये दिक्कत होती है, जब चिपचिपाहट होती है, ठीक है, तो इसी वजह से हमें क्या होता है, अगर चिपचिपाहट अच्छे से नहीं होती है तो मल त्यागने में हमें परेशानी होती है, और जब मल त्यागने में हमें परेशानी होती है तो हमारे जो मलाशय की दीवार होती है, ठीक है, मलाशय की जो दीवार है, ये वाला भाग जो है मलाशय की जो दीवार है उनके ऊपर खिंचाव होता है, और उस खिंचाव से जो उनकी पतली परत होती है वो फट जाती है, और फट जाने से ब्लडिंग होने लगता है, तो वही रोग बन जाता है पाइल्स, ठीक है, पाइल्स बना देता है जिसे हम कहते हैं बवासीर, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि हमें अच्छे से पानी पीना चाहिए, ठीक है, और सुबह सुबह गर्म पानी का सेवन जरूर करें। गर्म पानी के सेवन से क्या होता है कि गर्म पानी जो होता है वो डायरेक्टली आमाशय से होते हुए, ठीक है, आमाशय से होते हुए पूरा घूमते हुए, छोटी आंत बड़ी आंत पूरा घूमते हुए पहुंचता है हमारे आमाशय, यहाँ मलाशय में, ठीक है। और जब वो गर्म पानी पूरा घूमता हुआ, मतलब गुनगुना गर्म पानी जो होता है पूरा घूमता हुआ जब वो पूरा यहाँ तक पहुँचता है तो अपने साथ जो श्लेष्म होते हैं उनको भी लेकर के आता है, ठीक है, और वो श्लेष्म भी छटते चलते हैं, और उस श्लेष्म के छटने की वजह से जो हमारा यहाँ पर उपस्थित भोजन होता है वो श्लेष्म उनके अंदर मिल जाता है, इनकी सतहों के ऊपर श्लेष्म मिल जाता है, और वो श्लेष्म जब मिल जाते हैं सतह के ऊपर, इसकी सतह के ऊपर जब श्लेष्म लग जाते हैं तो जो भी हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है, भोजन जो होता है, उसको त्यागने में हमें आसानी होती है, उस श्लेष्म की वजह से भोजन जो होता है आसानी से फिसल जाता है। तो आमाशय जो हमारा पाइल्स है, पाइल्स का एक यही कारण है, ठीक है, अगर हम अच्छे से पानी न पिए, ठीक है, और हमारे अंदर जो चषक कोशिकाएं हो वो अच्छे से काम न करें, तब हमें ये हमारे मलाशय में जो खिंचाव होता है, जो ब्लडिंग होती है, वो होती है एक पाइल्स रोग बना देता है। और उसके साथ साथ जो भी इनके अंदर हम तीखी चीज़ें खाते हैं, मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, तो वो आकर के मलाशय में हमारे एकत्रित रहते हैं, और जब मलाशय में एकत्रित रहते हैं तो तीखी चीज़ें जो होती हैं, अब अगर यहाँ पर जैसे चोट बन गया, ठीक है, यहाँ की अगर सतह मान लीजिए अगर खिंच गई, ठीक है, ये सही चीज़ें खिंच गई, ठीक है, कभी कभी ये बाहर की तरफ होता है तो सही होता है, लेकिन जब अंदर की तरफ होता, बाहर की तरफ जब होता है तो बहुत दर्द देता है, लेकिन जब ये अंदर की तरफ होता है तो दर्द नहीं देता है, लेकिन ब्लडिंग बहुत ज़्यादा देता है। तो जब भी हम कोई भी चीज़ जब खाते हैं, अगर वो मसाले वाली रही, ज़्यादा तीखी चीज़ें रही, तो उस तीखे का प्रभाव इनकी कटी हुई जो कोशिकाएं, मतलब जो परत होती है, जो खिंचावा जाता है उन पे जो बहुत ज़्यादा होता है, और उसी प्रभाव की वजह से ब्लडिंग जो होती है और ज़्यादा बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अगर ऐसी समस्या है, पाइल्स की समस्या है, तो तीखी चीज़ें और मसाले वाली चीज़ें कम कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र में देखिए सबसे पहले पाचन तंत्र। ठीक है, एक बार फिर से ये हो गया हमारा पाचन तंत्र पूरा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मुख और मुखगुहिका। मुख में क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, मुखगुहिका में दांतों और जीभ की सहायता से चबा करके लार मिलाते हैं। फिर ग्रासनली, ग्रासनली दोनों का सम्मिलित मार्ग है जो भोजन को पहुंचाती है, ग्रसनी, ग्रसनी पहुंचाती है भोजन को ग्रासनली में। ग्रासनली क्या करती है, भोजन को पहुंचाती है आमाशय में। आमाशय कुछ देर तक इकट्ठा करता है, HCl मिलाता है, बाकी कुछ एंजाइम मिलाता है, फिर वो पहुंचाता है ग्रहणी में। ग्रहणी क्या होती है, ब्रूनर ग्रंथि होती है जो श्लेष्म को रिलीज करती है, और वो श्लेष्म की सहायता से भोजन क्रमानुकुंचन गति अच्छे से करता है और पहुंचता है छोटी आंत में। छोटी आंत, देखिए छोटी आंत जो है वो हमारे पाचन का मुख्य केंद्र है, याद रखिएगा। छोटी आंत हमारे पाचन का मुख्य केंद्र है, यहीं पे पाचन होता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्ली पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं, जो पाचन के बाद जो भी पोषक पदार्थ होते हैं उनको अवशोषण करते हैं। तो छोटी आंत भोजन के पाचन में सहायक होती है, और इनके अंदर जो रसांकुर होते हैं वो भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। बचा लास्ट बड़ी आंत। बड़ी आंत जो होती है ये भोजन के अंदर उपस्थित जो जल होते हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं, और कुछ अवशेष रूप में जो भी पोषक पदार्थ अच्छे से अवशोषित नहीं हो पाते छोटी आंत में, वो जाकर के बड़ी आंत में अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, और मलाशय लास्ट भाग आता है इसका, मलाशय। मलाशय के अंदर सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो भी लेने वाली चीज़ें हैं, जो भी खराब चीज़ें होती हैं, यहाँ से हम गुदा द्वार के द्वारा उसको बाहर की तरफ त्याग देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा रहा पाचन तंत्र। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियां। ठीक है, जो जो हमें एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है, लार ग्रंथियां हुई, ठीक है, अग्नाशय हुआ, आमाशय हुआ, लीवर हुआ, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमें एंजाइम्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के वीडियो समझिए। ठीक है, अगर इससे पहले का लेक्चर 5 चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लेक्चर 5 देख लीजिए, या तो पूरी वीडियो अगर आपको पूरा चैप्टर चाहिए तो आप प्ले लिस्ट देख लीजिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।